तो जेई एडवांस के अंदर केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लास्ट के दिनों में बहुत अच्छा किया जा सकता है। एंड डेफिनेटली जो हम बात करते हैं ना कि क्या लास्ट 7 डेज के अंदर भी हम अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं केमिस्ट्री के थ्रू। एंड उसमें भी अगर मैं एक सेक्शन की बात करती हूँ ऑर्गेनिक, तो वो हमें लगता है कि रटने वाला सेक्शन है, बहुत टाइम टेकिंग है, बट एक्चुअल रियलिटी इज कि जेई एडवांस के पेपर्स के जो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ईजी होते हैं, वो बहुत डुएबल होते हैं। तो उसी में जो लास्ट के 3 ईयर्स का एनालिसिस है वो भी अपने देख रहे होंगे, क्वेश्चंस देख रहे होंगे और उसमें देखेंगे कि कितने डुएबल क्वेश्चंस है। एंड इससे अगर आप पेपर 1 पेपर 2 मिला के बात करते हो ना, तो आप +30 शॉर्ट कर सकते हो। हाँ, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स जाके रिएजेंट्स याद करने हैं, रिएक्शंस याद करनी है, नेम रिएक्शंस देखनी है, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से जो क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, बहुत ही इजीली आप शॉर्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हो। एंड ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जहाँ पर आपको प्योर जेई मेन वाली जो नॉलेज होती है आपकी, Yes. उससे हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, Exactly. तो अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इस सेशन के लास्ट में आपके लिए सरप्राइज है कि आप अपने मार्क्स बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो, +30 शॉर्ट ऑर्गेनिक से कर सकते हो, एंड ओवरऑल केमिस्ट्री से कैसे कर सकते हो वो सेशन के लास्ट में बता रहे होंगे। पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा कि आप ऑर्गेनिक अच्छे से इजीली लास्ट के 7 दिन में बूस्ट कर सकते हो उसको। एग्जैक्टली तो अगर अभी हम स्टार्ट करते हैं तो देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है जेई एडवांस 2025 पेपर 1 का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम देख सकते हो कि कितना इजी क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनिक के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम एसिडिटी का कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसमें हमें यही पूछा गया द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। अब ऑब्वियसली एडवांस का क्वेश्चन है तो हमें पता है कि इतना ईजी नहीं होगा, ये कुछ घुमाते हैं, बट इतना नहीं घुमाते हैं कि तुम्हें कोई चीज़ रटी होनी चाहिए, तुम्हें बेसिक्स पता है, तुम बना लोगे क्वेश्चन। अब इसके अंदर एसिडिटी पूछी है तो मुझे पता है कि मुझे कार्बन आयन का जो वो बोलते हैं स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो मैं H+ रिमूव करके नेगेटिव चार्ज लूंगी और अनायन की स्टेबिलिटी देख रही होंगी। तो अगर आप कंपेयर करोगे ना ABCD के अंदर, तो मुझे दिख रहा है कि ABCD में रेजोनेंस है। तो अब मुझे ये देखना कौन सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से कोई एक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें कंपेयर करती हूँ तो B के अंदर क्या होगा ना, B के अंदर जब तुम वो बोलते हैं रेजोनेंस करोगे, तो यहाँ पे जब रेजोनेंस होगी यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज तुम देख सकते हो, ये जो पूरी स्ट्रक्चर बन रही है ना, इसमें तुम देख सकते हो कि साइक्लोपेंटाडाइईन का स्ट्रक्चर है, दैट इज द मोस्ट एसिडिक एल्कीन। तो मुझे पता है कि अगर मैं ABCD में कंपेयर कर रही हूँ कहीं नहीं बन रहा होगा, वो B में बन रहा है, तो मुझे पता है कि एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या है, और वो पता है, तो मुझे पता है कि इसका आंसर जो है वो B होने वाला है। हाँ, और इसमें भी ऐसे कोई हाई फाई कॉन्सेप्ट लगाया नहीं गया है कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा जीओसी में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इन डेप्थ पूछी गई हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेड्स रूल्स और वो सारे रूल्स आपसे पूछे गए हैं, बहुत कुछ नहीं है ऐसे। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी होती है हमारी एसिडिटी, एंड एसिडिक हाइड्रोजन हमारा कौन सा होगा। इसमें बस एक ही ये वाला कॉन्सेप्ट था कि आपको रेजोनेंस कराने के बाद देखना था कि सबसे स्टेबल आयन कौन सा है। एग्जैक्टली। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है कि रिएजेंट्स वाला है। एंड ऑर्गेनिक में सबसे बड़ा वो बोलते हैं ना कि मिथ होता है कि जो रिएक्शंस है, नेम रिएक्शंस एंड जो रिएजेंट्स है, उनको रटना होता है। उनको रटना नहीं होता है, एक्चुअल में वो रिएजेंट्स के फंक्शंस, वो रिएक्शंस, वो उनकी कंडीशंस हमें समझनी होती है कि कोई एक पर्टिकुलर रिएजेंट वैसे वर्क क्यों कर रहा है। अगर मैंने वो समझ लिया तो मैं इजीली क्वेश्चंस बना सकती हूँ। एंड इसके लिए, क्योंकि लास्ट के डेज में आपको ये नहीं पता होता ना कि समझना कैसे है, सोचना कैसे है, उसी के लिए रिसेंट में ना एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स की जो बेस्ट बुक्स है, जो इस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में सारे पॉइंटर्स मिलेंगे, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा कि तुम कैसे उसको यूज़ कर सकते हो, उस चीज़ को रेफर करना। ऑर्गेनिक सॉर्टेड है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात कर रही हूँ तो इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है, ऑप्शन से ही देखेंगे तो मुझे पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट्स दिए हुए हैं। हाँ, और इसमें भी ऐसे कोई बहुत नए रिड्यूसिंग एजेंट नहीं दे देंगे कि जेई एडवांस ने अपने अपने पेपर में बहुत ही ज़्यादा नए सारे के सारे आपने पढ़े हुए हैं, जेई मेन लेवल पे भी बताया आपको कि कैसे कैसे सारे फंक्शंस वर्क करते हैं। तो अगर हम देख लें कि सारे कैसे रिएजेंट्स वर्क करें, तो लिंडलार कैटलिस्ट आपको ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में रिडक्शन कर रहा होता है, एंड वो सिन एडिशन दे रहा होता है। अब NaBH4 में भी आपको पता है कि वो 4 तरह के कंपाउंड्स को वो रिड्यूस कर रहा होता है, जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड क्लोराइड, और जो हम जनरली मिस हो रहा होता है वो इमीन हो रहा होता है कि इमीन को भी वो रिड्यूस कर दे रहा होता है हमारा अमीन में। SnCl2 हमारा 1 स्टेप रिडक्शन दे रहा होता है, H3O+ हमको हाइड्रोलिसिस दे रहा होता है। इसमें से कोई भी रिएजेंट ऐसा नहीं है जो आपने पढ़ा नहीं हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बताना है कि इसका सीक्वेंस क्या होगा, क्योंकि कोई भी अगर हम पहले यूज कर लेंगे, बाद में यूज कर लेंगे, तो हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकता है। तो फ्यू प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमारा परफेक्ट जो सीक्वेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो अब अगर हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं तो मुझे दिख रहा है कि ABD मुझे बोल रहा है कि फर्स्ट लिंडलार्स कैटलिस्ट होना चाहिए। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि चांसेस उसके ज़्यादा है, या तो ऐसा होगा कि एक ही ऑप्शन अलग होगा जिससे सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, या होगा कि मुझे दिख रहा है कि नहीं, पहले NaBH4 यूज़ करके फिर SnCl2 और वो यूज़ कर रही हूँ, तो कुछ ना कुछ सीक्वेंस में गड़बड़ हो रही है। तो डेफिनेटली मैं ABD के साथ जाऊँगी, ऑप्शन एलिमिनेट कर दूंगी। अब देखो, अगर मैं जा रही हूँ लिंडलार्स कैटलिस्ट के साथ तो मुझे पता है कि ट्रिपल
बॉन्ड सबसे पहले जो सिन एल्कीन होता है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो हो गया। अब मुझे नेक्स्ट सोचना है कि क्योंकि ए बी डी के अंदर जो डिफरेंशिएशन है वो यही है कि पहले SnCl2 यूज़ करना है, हाइड्रोलिसिस करना है या NaBH4 करना है। अब अगर इसको ध्यान से सोचोगे तो अगर हाइड्रोलिसिस हमने पहले कर दिया तो देखो P में साइनाइड है, ठीक है, और अगर मैं साइनाइड को हाइड्रोलाइज करती हूँ तो मेरे पास एसिड बनता है, लेकिन Q में मेरे पास एसिड नहीं है, मेरे पास एल्डिहाइड है, तो पहले तो B एलिमिनेट हुआ। हाँ, अब इसके बाद हमने जब बी एलिमिनेट कर लिया तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, SnCl2 HCl या फिर NaBH4। अब हमको पता है कि अगर हमने SnCl2 पहले यूज़ कर लिया तो जो हमारा साइनाइड आयन है वो हमारा इमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इमीन में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको NaBH4 फर्दर रिड्यूस कर सकता है अमीन में, जो कि हमको क्यू प्रोडक्ट में दिया नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली हम वो चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं कि अगर हमारा NaBH4 जिस कंपाउंड को रिड्यूस कर सकता है वो हमको मतलब वहाँ पे दिख नहीं रहा है, CHO को वो जैसे हमको CHO बनाना है तो हमें SnCl2 को बाद में यूज़ करना होगा NaBH4 से। पहले हमें NaBH4 से जो हमारा कीटोन दिया हुआ है C डबल बॉन्ड उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेना है, उसके बाद हम SnCl2 यूज़ करेंगे एंड जिससे हम साइनाइड को हम इमीन में कन्वर्ट कर देंगे, एंड जो फर्दर हाइड्रोलिसिस से इमीन होता है, जो हाइड्रोलिसिस से फर्दर CHO में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली एंड जो हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट होगा, जो एस्टर्स दिए हैं वो भी हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे एसिड एंड अल्कोहल में convert यस हो जाएंगे। अगर हम देखते हैं तो जो हमारे एस्टर होते हैं वो एसिड और अल्कोहल से बनते हैं, तो अगर मैं उसका जो बोलते हैं हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमारे पास जो वही चीज़ वापस जिस चीज़ आती से है, वो बने होते हाँ हैं वही चीज़ हमें वापस मिल जाएगी। एग्जैक्टली अब अगर मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का, एंड इसके अंदर ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है जिससे सबसे ज़्यादा डर लग रहा होता है, बट एक्चुअल में अगर हम बेसिक से सोचते हैं हम इजीली क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर इसकी बात कर रही हूँ तो मुझे टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स बताने हैं, ठीक है, पी के अंदर। तो अगर मैं सोचना शुरू करती हूँ, सिमिलरली रिएजेंट दिया गया है वो भी LiLH4, जो कि हम जेई मेन पे भी पढ़ते हैं कि मेजरली जेई मेन में रिपीटेटिव होते हैं LiLH4 NaBH4 डाइबल H, जिनकी प्रॉपर्टीज हम सीख रहे होते हैं कि सोचते कैसे हैं, एंड उसमें पता है कि LiLH4 जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि रटा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है, नहीं, उसमें पूरा लॉजिक लग रहा होता है कि वो एल्यूमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल से H- अटैक करता है तो वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो लूजली बॉन्डेड होता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्गली अटैक कर सकता है। तो अब यहाँ से अगर मैं हाइड्रोलिस जो रिडक्शन होता है वो रिडक्शन कर दूंगी तो साइनाइड से मेरा CH2NH2 जाएगा, एंड उसमें भी मुझे वाटर दिया है बाद में, जिसकी वजह से जब मैं रिडक्शन कर रही होंगी ना तो N पे माइनस आ रहा होगा, तो वाटर से वो उसको वो बोलते हैं कि उसको H+ मिल जाएगा और CH2NH2 बन जाएगा। अब मेरे पास 4 साइनाइड थे, चारों CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे फर्स्ट के बाद। हाँ, ये हमारा फर्स्ट का प्रोडक्ट ये बना हुआ है हमारा, फर्स्ट का प्रोडक्ट ये है हमारा। अब इसके बाद हमको एसिटाफेनोन दिया हुआ है, और एनसीईआरटी में हमें एक पेज दिया हुआ है जहाँ पर हमको C डबल बॉन्ड O की जो रिएक्शंस है वो NH2Z के साथ दी हुई है, ठीक है। अब इसका जो मैकेनिज्म होता है वो यही होता है कि जब हमारा मतलब डिहाइड्रेशन हो जाती है, H2O रिलीज हो जाता है, ठीक है, तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है वो C डबल बॉन्ड NZ होता है। एंड यहाँ पर भी वही चीज़ करनी है, कोई भी ऐसे रॉकेट साइंस नहीं लगानी है कि कुछ बहुत ही अलग हो रहा है। एंड डेफिनेटली ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो आपने जेई मेन में बहुत ज़्यादा करी होती हैं। एंड अब अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो फिनॉल के लिए 6 और जो C डबल बॉन्ड N है उसमें एक कार्बन है, तो और ऐसे 4 हमारे पास कंपाउंड है, तो 7 × 4 हमारा आंसर आ जाएगा 28। हाँ, तो इसमें भी कुछ बहुत नई चीज़ आपसे पूछी नहीं गई थी, एंड डेफिनेटली बहुत ही डुएबल क्वेश्चन है। अगर आपको जेई मेन के लेवल पे भी ऑर्गेनिक में ऐसे स्ट्रेंथ फील होती है कि आप कर सकते हो, तो आपको डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ तो आ गया मैचिंग वाले क्वेश्चन। देखो लास्ट के 3 साल में मैचिंग के क्वेश्चन रिपीटेटिवली यूज हुए हैं या रिपीटेटिवली आए हैं, एंड उसमें ऐसा भी नहीं होता कि चारों जो मैचिंग के पूछे गए आपको चारों सॉल्व करने, नहीं, ऑप्शन एलिमिनेशन से किसी 2 के भी सॉल्व कर लोगे, या बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि किसी एक को सॉल्व कर लो आंसर आ जाता है क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ तो इसमें ध्यान से देखना, फर्स्ट जो है P उसके अंदर मुझे स्टीफन रिएक्शन दी है, तो मुझे पता है कि वो साइनाइड की होती है रिडक्शन, ठीक है। अब इसमें भी ये मत लॉजिक लगाना कि आपको पता है दैट मीन्स रटा हुआ है, नहीं, जितनी प्रैक्टिस करोगे ऑर्गेनिक के अंदर, जितना एक्सपीरियंस होगा ऑर्गेनिक के अंदर, अपने आप ये चीज़ें आपको लिंक करना शुरू होगी। आपको ये रटना नहीं है, ये आपको समझना है। एंड ये चारों नेम रिएक्शंस हैं, तो आपको लगता है कि नेम रिएक्शंस रटनी है, नहीं, जिस इंसान को एक्चुअल में मैकेनिज्म पता है, जिसको पता है कि रिएक्शंस में होता क्या है, उसको जो नाम है वो ऑलरेडी रिलेट होने लग जाते हैं। तो वैसे स्टीफन रिएक्शन जो है वो साइनाइड की रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन कर रहे होते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको लिस्ट 2 से जो प्रोडक्ट मिल रहा है ना, वो प्रोडक्ट जो हमें नेम रिएक्शंस दिए रिएक्टेंट्स है, एग्जैक्टली। हाँ, अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही थी कि आपको
अगर आप ऐसे सोचते हैं कि लिस्ट 2 में जो प्रोडक्ट बन रहा है वही हमारा स्टीफन रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा, ऐसे ऐसे आप नहीं बहुत ज़्यादा होता। कंफ्यूज हो जाते हैं और आप इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन 15 के जो थ्योरी वाला पार्ट लिखा है कि जो मेजर प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन द रिएक्शन, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान ध्यान से से पढ़नी होगी। एंड आपको बहुत ही ज़्यादा जेई एडवांस में यही चीज़ वो कर रहे होते हैं कि आपको थ्योरी में या फिर आपको लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फंसा रहे होते हैं। डेफिनेटली क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता उनका, बट वो इस तरह से आपसे पूछता है कि आप परेशान हो जाओ और अपना कंपोजर लूज कर दो पेपर के बीच में ही। हाँ, एग्जैक्टली। तो अगर हम देखेंगे तो हमको पी का 2 या फिर 5 ऑप्शन में हमको ये दिख रहा है कि पी का 2 हो सकता है या 5 हो सकता है। तो डेफिनेटली हम 2 और 5 को चेक कर लेंगे पहले ही, तो हमारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अगर हम पी को देखेंगे, तो जहाँ पर हमको बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, जहाँ पर हमको PCl5 से रिएक्शन दी हुई है, तो एसिड को अगर हम PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा एसिड क्लोराइड बनेगा, जिससे कि COCl आ जाएगा। अब अगर हम उसको फर्दर NH3 से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा CONH2 बन जाएगा। Yes, अब हम CONH2 को P4O10 और Dehydrate. ये हमारा एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो इससे हमारा साइनाइड आ जाएगा। CONH2 को अगर हमें डिहाइड्रेट करना है तो उसके बाद साइनाइड आ जाएगा। हाँ, अब इसके अंदर हमें क्या लग रहा होता है कि ये इतने रिएजेंट्स हैं, मुझे सबका याद रखना नहीं। जब भी ऑर्गेनिक पढ़ते हैं ना, हम सबसे बेसिक चीज़ GOC के बाद रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे होते हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इसमें यही हो रहा है, पहले PCl5 है जिसमें क्लोरीन ज़्यादा है, वो सब्सटीट्यूट करेगा OH को, फिर NH3 है तो वहाँ से NH2 सब्सटीट्यूट करेगा। तो ये सब्सटीट्यूशन हो रही है और उसके बाद P4O10 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो ये चीज़ हम इनऑर्गेनिक से बहुत अच्छे से रिलेट करते हैं कि वो एसिड में फॉस्फोरिक के किसी एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो अब मुझे पता है कि वहाँ से डिहाइड्रेशन होनी है, तो मुझे H2O रिलीज़ करना है। तो C डबल बॉन्ड O से और मैं इधर से H2, तो H2O रिलीज़ करूँगी तो 2 बॉन्ड और बनेंगे। एक बॉन्ड ऑलरेडी था तो C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया। तो ऐसे मैंने 2 निकाला। तो अब अगर ABCD ऑप्शन है तो CD तो एलिमिनेट हो गए, P का 2। अब मैं QRS में से कोई भी यूज़ कर सकती हूँ, वो मैं ऐसे यूज़ करूँगी जो मुझे आसान लगता है। तो अब अगर हम इनमें कंपेयर कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि हॉफमैन ब्रोमाइड में ज़्यादा सोचना पड़ेगा, या तो मैं कैनिज़ारो सोचूंगी या सैंडमेयर सोचूंगी। देखो कैनिज़ारो में मुझे पता है कि एल्डिहाइड्स होते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। तो मैं वो देखूंगी। उसमें भी मैं कैसे जाऊंगी, जो ऑप्शंस में दिया है, ऑप्शंस में S का 3 या 1 दिया है, तो सबसे पहले मैं 1 ही चेक करती हूँ। 1 के अंदर देखो टोल्यूइन दिया है और उसमें रिएक्शन करवाई है CrO2Cl2 CS2H+। ये जो होती है हमारी इटार्ड रिएक्शन होती है। हाँ, इसमें हमारा बेंजोडिहाइड बन रहा होता है और बेंजोडिहाइड डेफिनेटली उसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, तो हमारे कैनिज़ारो के लिए वो रिएक्टेंट यूज हो सकता है। तो S का 1 आ गया, तो हमारा B ऑप्शन करेक्ट हो गया। बट डेफिनेटली इसमें जो थर्ड वाला है उसमें आपको एक बार ध्यान से देखना है कि आपको जो फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है वहां पर हमारा फिनॉल बन सकता है। देखो H2O दिया है, बट यहाँ पर इक्विलिब्रियम में हमारा डाइजोनियम वाला आयन भी रहेगा साथ में, जो सैंडमेयर का प्रोडक्ट, जो सैंडमेयर का रिएक्टेंट हो सकता है, इसलिए Q का 3 है। बट डेफिनेटली जो लास्ट वाला R है वो आप हम बता के जाओगे। एंड कुछ कुछ ऐसे माइल्ड एम्बिग्यूटीज होती हैं पेपर में डेफिनेटली, बट इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आप 3 के बिना आंसर नहीं कर सकते थे क्वेश्चन का। तो डेफिनेटली वो इतना बड़ा कोई एरर नहीं है, बट डेफिनेटली वो H2O वहाँ पे नहीं देते तो ज़्यादा बेटर होगा। हाँ, क्योंकि हमें लग रहा होगा ना कि अज्यूम मैं कैसे करूँगी। देखो हमें दिख रहा है कि मेरे 2 ऑप्शन से आंसर आ रहे हो, मुझे दिख रहा है कि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जिसका जो रिएक्टेंट है वो फिनॉल हो सकता है। तो मैं उसके पिछले स्टेप पे सोच रही हूँ कि मेरा डाइजोनियम तो था ना जो सैंडमेयर से रिलेट हो रहा है। हाँ, ऐसे तो डेफिनेटली, और ऐसा भी नहीं कि अगर आपने अज्यूम नहीं किया तो क्या होगा, कुछ भी ऐसे बुरा नहीं हो रहा है कि आपको आपका आंसर गलत हो रहा है 3 से, ये कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि 3 का आपको ध्यान ही नहीं रखना है। आपको अगर आप Exactly. P और R और S निकाल लेते हो, और R का आप होमवर्क बता के जाओगे कमेंट सेक्शन में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट भी हमारा जो है वो मैचिंग है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले इटार्ड रिएक्शन में मुझे पता है कि जो मेरा रिएक्टेंट होता है वो होता है टोल्यूइन। अब मैं देखूंगी कि ऑप्शंस में क्या दिया चीज है कि हाँ, आपको जो लिस्ट 2 में जो आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं वो हमारे लिस्ट 1 के रिएक्टेंट्स हैं। तो ऐसे जब जो एडवांस में से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आप डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करोगे। एंड इसमें ऐसा भी नहीं कि आपको पूरी आपको नेम रिएक्शंस बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि आपको ध्यान में रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसे बन रहा है एंड वो किस चीज का रिएक्टेंट है। एंड डेफिनेटली ऐसा भी नहीं कि आप यही चीज याद कर लो कि इसके रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, इसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, काम नहीं आएंगे वो काम नहीं आएंगे। एंड डेफिनेटली जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको पता चल जाएगा कि इटार्ट का प्रोडक्ट क्या होता है, इटार्ट का रिएक्टेंट क्या होता है, एंड वो प्रैक्टिस से ही आएगा। हाँ, ऐसे याद करके नहीं आएगा। अब आप लोगों को अभी लग रहा होगा जैसे हम जैसे रिलेट करवा रहे हैं कि इटार्ड का टोल्यूइन होता है, तो आपको एक चीज़ लग रही होगी कि इतना फास्ट गेस कैसे किया, आपको कैसे पता। तो पॉइंट ये है ना कि ये सारी चीज़ें हमने हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन की थी, हमने सॉल्विंग की थी, ठीक है, उसके साथ साथ PYQs ओरिएंटेड काम ज़्यादा किया था। तो उससे चीज़ें होती है, रट के चीज़ें नहीं होती है कि रिएजेंट्स है। जितनी ज़्यादा सॉल्विंग करोगे, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगे ऑर्गेनिक में, वही काम आ रहा होगा। अब इसमें भी हम ऑप्शन से पहले हेल्प लेंगे। तो ऑप्शन में मुझे दिख रहा है कि P का 2, 1, 3 दिया है एंड मुझे CD में दिख रहा है कि 3 ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है होने की, तो मैं पहले 3 ही चेक करूँगी।
तो अब अगर हम बेंजीन देखेंगे तो उस पे हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हुआ है, जिससे कि हमारा CH3 लग जाएगा, और जहाँ से हमारा टोलुइन मिल जाएगा। तो हम पी का हमें 3 जब आंसर पता चल ही गया है, तो आगे हम ऑप्शन देंगे Q, R और F। अब उसमें भी मैं ये देखूंगी जो मुझे ज़्यादा अच्छे से आता है। अगर मैं देखूँ तो गैटरमैन रिएक्शन मुझे अभी पता है कि वो डाइजोनियम की रिएक्शंस होती है, ठीक है। तो डाइजोनियम मुझे देखना है कि कहाँ बन रहा है, और उसमें मैं देखूंगी कि क्यू में मुझे 2 और 4 दिया है, तो मैं फिर से क्यू के अंदर 2 और 4 को चेक करूंगी। तो 2 में अगर मैं जा रही हूँ तो देखो टोल्यूइन दिया है और उसमें KMnO4 है, तो वो क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है। तो ऑक्सीडाइजर क्या करेगा, एसिड बना देगा, तो वो बेंजोइक एसिड बनेगा। देन SOCl2 है। देखो अगर आपको नहीं भी सोच पा रहे हो ना कि क्या बनेगा, ये तो दिख रहा है ना कि क्लोराइड दिया है सेकंड में, तो कोई चांस ही नहीं है कि वहाँ डाइजोनियम बने, तो मैं वैसे ही और एलिमिनेट कर दूंगी। डाइजोनियम तो सिर्फ NO2 NO2HCl से ही ऐसे बन बनता सकता है, है, तो 4 ही आंसर होने आंसर वाला होने है। वाला तो है। और करेक्ट। ऐसे अगर हम सेकंड भी देखेंगे तो सेकंड में COCl बन रहा है, जो कि हमारा रोजरमैन रोजरमैन रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का वो होता है, जो हम फर्दर CH दे देते हैं। और Exactly. गैटरमैन कोच का आप बता के दोगे कमेंट्स में। ठीक है। अब देखो, अब हमने क्वेश्चंस देख लिए एंड तुम लोग ये रियलाइज कर रहे हो कि जस्ट वो रिवीजन की, वो प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जिसके बेसिस पे हम इजीली वो शॉर्ट 30 वाला जो बार है ना, ऑर्गेनिक से शॉर्ट 30 उठाने, वो उठा सकते हैं। अब जो लास्ट के 7 डेज है, इनको ऑप्टिममली यूज़ करने के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए सिलेक्टेड PYQs मिल रहे होंगे 2018 से 2022 एंड लास्ट ईयर्स के। लास्ट 3 ईयर के PYQ मिल होंगे, जिसमें से आपके लिए ये नॉन नेगोशिएबल्स हैं। और इसमें भी आपको ऐसे नहीं करना है, इसमें हम आपको सिलेक्ट करके दे रहे होंगे, बहुत ही जल्दी दे रहे होंगे, ऑलमोस्ट फाइल्स रेडी हैं, बट फाइनल करके एक बार देख रहे होंगे। इसमें भी हम ऐसे दे रहे होंगे कि आपको जो 2 सेट है, जहाँ पे लास्ट 3 ईयर के और लास्ट उसके पहले के 4 साल के PYQs हैं, तो आपको देखना है कि अगर आपके पास टाइम है लास्ट के 4 इनको तो आपको करना ही है, 2023, 2024, 2025 को आपको करना ही है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बच रहा है, आपके दोनों सब्जेक्ट्स, बाकी जो 2 सब्जेक्ट्स हैं वो ठीक ठीक चल रहे हैं आपके, कि आपके कट ऑफ, आपको किसी भी सब्जेक्ट कट ऑफ की दिक्कत नहीं है, तो और आपको आपका केमिस्ट्री प्राइम सब्जेक्ट के उसमें आप देख रहे हो कि आपको केमिस्ट्री से मैक्सिमम स्कोर निकालना है, तो आप डेफिनेटली 2018 से 2022 के पेपर भी सॉल्व करोगे। एंड आपको जो सिलेक्टेड PYQs है उसमें भी आपको ऐसे प्रॉपरली ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के तीनों के दे रहे होंगे, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एंड डेफिनेटली आपको लास्ट के 3 ईयर के PYQs बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। एंड ये फाइल्स आपको प्रॉपरली बिंग एट टेलीग्राम पर मिल रही होंगी, जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ इन PYQs को हमें यूज़ करना है टाइम टारगेटेड सॉल्विंग के थ्रू। अब जिन स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि हमें थ्योरी में दिक्कत है, या ऐसा है ना कि मुझे ये नहीं पता कि रिएक्शंस को सोचते कैसे हैं, तो उसके लिए ना 2 लेक्चर्स के लिंक, सारी नेम रिएक्शंस और सारे रिएजेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, इन 2 लेक्चर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जिसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो सोचने के लिए। क्योंकि हमने ऊपर बताया कि टार्ड में ये होता है, ये होता है। अब नहीं पता है कैसे सोचते हैं, उसके लिए वो 2 लेक्चर सफिशिएंट है, और ऑर्गेनिक हमारी डन है, तो वो 2 लेक्चर्स रेफर कर सकते हो। उसमें भी स्पेसिफिक पार्ट रेफर कर सकते हो, जरूरी नहीं है पूरा लेक्चर रेफर करना है, ठीक है। एंड नेम रिएक्शन में चैप्टर वाइज नेम रिएक्शंस है, जो हम स्टार्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड से, लास्ट में जो एसिड्स एंड अमीन वाला होता है, सारे के नेम रिएक्शंस उसमें अच्छे से डिस्कस की गई है, तो उसको यूज़ कर सकते हो विद दैट। अब लास्ट का टाइम में ऐसा नहीं कर रहे होगे कि ऑर्गेनिक के सारे नोट्स पढ़ रहे होगे, हमें शॉर्ट नोट्स की तरफ ज़्यादा रहना है। तो जो ऑर्गेनिक के रिएजेंट्स की जो बुक थी, जिसके अंदर तुम्हें जो चीज़ अभी के टाइम पे ज़रूरी है वो शेयर थी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और उसका एक्सेस कैसे कर सकते हो वो भी डिटेल्स उस वीडियो में होगी। अब ये तो हो गई एकेडमिक चीज़ों की बात कि ठीक है, एकेडमिक में मुझे ऑर्गेनिक में ऐसे चलना है, मैथ्स में भी तुम्हें आइडिया होता है कैसे चलना है, फिजिक्स में भी। बट जो एक्चुअल में तुम्हारी रैंक डिसाइड करती है ना चीज़ें, वो एक्चुअल में जब एग्जाम में जाते हो वो होती है नॉन एकेडमिक चीज़ें। वो होती है तुम्हारी एनर्जी कैसे मेंटेन कर रहे हो, फोकस कैसे मेंटेन कर रहे हो, स्ट्रेस कैसे मेंटेन कर रहे हो। क्योंकि JEE एडवांस का पेपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पे भारी होता है, क्योंकि लगता है 6 घंटे वो स्ट्रेस, वो प्रेशर झेलेंगे कैसे। तो उसके लिए भी प्रॉपरली जो लास्ट के 7 दिन होने वाला है ना, उनमें तुम्हारे साथ चलने वाला है, तुम्हारे साथ बैठने वाले हैं, तुम्हें ट्रैक करने वाले हैं, तुम्हारे साथ पूरे दिन रहने वाला है, ताकि तुम जो अभी रैंडम काम कर रहे हो ना, वो रैंडम काम ना करो एंड तुम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो। अब तुम उन चीज़ों को कैसे ज्वाइन कर सकते हो, तुम कैसे, जो बैच का नाम है दैट इज़ आउटलायर्स राइज, तुम कैसे आउटलायर्स राइज में आ सकते हो, वो सारी डिटेल्स भी तुम्हें पिन्ड कमेंट्स में मिल रही होगी, ठीक है। तो अभी के लिए फास्ट पहले रिवीजन कर लो ऑर्गेनिक की, जब तक हम PYQ सिलेक्टेड दे रहे हैं। तुम ऑर्गेनिक की जो रिवीजन है वो डन रखोगे, फिर PYQs लगाना, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। एंड ऐसे ही हमें शॉर्ट 30 करने हैं। एंड डेफिनेटली लास्ट के 7 दिन में भी शॉर्ट 30 हो सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, अगर आप फोकस होकर और प्रॉपरली प्लान करके चलोगे चीज़ों को, ठीक है। टेक केयर ऑल द बेस्ट।